नमस्कार। हिंदी के हमारे इस सीरीज में आज है डे 6 और डे 6 में अब हम प्रवेश करते हैं हमारी बुक जो किताब है उस किताब का जो हमारा काव्य खंड है। काव्य खंड में हमारा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, आज दो चैप्टर हम कवर करेंगे एक साथ, क्योंकि इस दो चैप्टर में से एमसीक्यूज, सप्रसंग व्याख्या और प्रश्न उत्तर सब कुछ एक साथ कवर करने वाले हैं। पीछे कुछ भी नहीं छूटेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ हमारी ये सीरीज आगे बढ़ रही है। देखो, इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हरिवंश राय बच्चन साहब और इनकी कविता आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इन दोनों को हमने कवर किया है। साथ ही साथ हमारी दूसरी कविता है आलोक धनवा साहब की पतंग कविता, और इस पतंग कविता में भी हमने सेम इसी टाइप से इसके एमसीक्यूज, इसके सप्रसंग व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर हमने कवर किए हैं। विशेष करके इन दोनों चैप्टर्स से जो मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में आने वाली जो सप्रसंग व्याख्या है, जो कि 4 नंबर की रहेगी, उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी हम कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, वैसे इजी प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म 1907 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था, जिसे वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं, ध्यान देना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन साहब हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। हालावाद के प्रवर्तक मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश जैसी महत्वपूर्ण और जो प्रतिष्ठित रचना है इनकी जो है वो रचना इन्होंने करी थी, और बाकी इनकी सारी रचनाएं हमने एक ट्रिक के साथ याद करी थी। अगर आपको नहीं देखा वीडियो तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहां से देख लीजिएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन ए इलाहाबाद यानी प्रयागराज और 1907 में। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा प्रश्न है कि आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। ऑप्शन एक स्नेह का, दूसरा है जगजीवन का, तीसरा है यौवन का और चौथा है अवसाद का। तो सही जवाब है कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। प्रश्न यहां से आ सकता है कि जगजीवन के भार से क्या तात्पर्य है, तो जीवन के उत्तरदायित्व है ना, जीवन के उत्तरदायित्व या फिर उत्तरदायित्व या फिर जो है वो हम जिम्मेदारी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है जगजीवन का भार। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, सांसारिक जिम्मेदारियां। अगला प्रश्न क्या है कि कवि किस सूरा का पान किया करता है। कवि कहता है मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूं, मैं जगह का ध्यान नहीं करता लेकिन मैं स्नेह सूरा का पान करता हूं। स्नेह सूरा का मतलब होता है प्रेम रूपी मदिरा का पान करता है। कवि मस्ती का संदेश संसार को देना चाहता है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, वह प्रेम के नशे में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मैं निज उर के लिए फिरता हूं, रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो कवि कहता है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। तो राइट आंसर रहेगा उद्गार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको दिल के भाव उद्गार का मतलब है। अगला प्रश्न है कि कवि को यह संसार क्यों नहीं भाता है। कवि कहता है अपूर्ण यह संसार मुझको न भाता, है अपूर्ण यह संसार न मुझको भाता। संसार क्यों नहीं भाता कवि को, क्योंकि यह नश्वर है। नश्वर तो है लेकिन कवि ने बात नश्वरता की नहीं करी है, कवि ने बात करी है अपूर्णता की। तो क्या कहता है कवि कि यह संसार अपूर्ण है, इसलिए कवि रोज नए नए जग बनाता, अपने संसार जो है वो बनाता है और मिटाता है। और अपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें प्रेम की कमी है, इसमें प्रेम नहीं है, इसीलिए अपूर्ण माना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कवि कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखो, वाणी कहती शीतल है, वाणी तो है शीतल, लेकिन फिर भी शीतलता में आग कैसे हो सकती है, शीतल तो ठंडा होता है। तो यहाँ पे विरोधी बातें प्रतीत हो रही है, इसीलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। तो राइट हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन सी, कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस काव्य संग्रह से लिया गया है। ये काव्य संग्रह वाले प्रश्न आपको जरूर याद करना, क्योंकि निश्चित रूप से यहां से प्रश्न बनता है। प्रत्येक कविता का काव्य संग्रह आपको याद रखना है, और निश्चित रूप से जितने भी अपने गद्य के पाठ है उनका, पद्य के पाठ है उनके, लेखकों के, कवि के सबके नाम याद होने चाहिए। निशा निमंत्रण यानी रात का बुलावा, निशा निमंत्रण भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन देखो कि चिड़ियों
कि चिड़ियों के बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे, तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। पर ये बात चिड़ियों, जैसे ही चिड़िया को याद आती है तो उसके परों की चंचलता बढ़ जाती है। नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के कदम घर जाते समय शिथिल यानी धीमे क्यों हो जाते हैं? थकान के कारण नहीं, बीमारी के कारण नहीं, कोई इंतजार करने वाला नहीं था। हाँ, क्योंकि घर पे कवि का कोई इंतजार करने वाला नहीं था, घर पर अकेलापन है और इसीलिए घर कवि जो है वो जाना नहीं चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, ये प्रश्न कवि के मन में क्या भरता है? तो मुझसे मिलने को कौन विकल ये भाव मन में कवि की विहलता भरता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भावुकता, बेचैनी भर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पतंग कविता आलोक धनवा के किस एकमात्र काव्य संग्रह से ली गई है? फिर से वापस देखो, काव्य संग्रह का नाम पूछा है तो आंसर आपको याद रखना है कि दुनिया रोज बनती है। दुनिया कैसे बनती है भाई? दुनिया रोज बनती है, यही उनका एकमात्र काव्य संग्रह है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया हुआ सवेरा, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो रिक्त स्थान में आएगा कि भादो गया और अब एक नया सवेरा हुआ है, अब एक नई रोशनी, एक नई उमंग और एक नई ऋतु का आगमन हुआ है। अंधेरी रातों का महीना अब जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरद ऋतु की तुलना किससे की गई है? अंधेरे से की है, नई चमकीली साइकिल से की है, पतंग से की है या बादलों से की है? तो नई चमकीली साइकिल से इसकी तुलना की है। तेज और चमकीला सवेरा हुआ है तो इसकी तुलना जो है वो करी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं? तो बच्चे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का मतलब होता है कोमलता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कोमलता और चोट सहने की शक्ति, क्योंकि बच्चों को बच्चे चोट से जल्दी उबर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छतों को नरम बनाते हुए बच्चे किस वाद्य यंत्र की तरह दिशाओं को बजाते हैं? तो मृदंग की तरह बजाते हैं। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, बच्चे मृदंग की तरह जो है अपने पैरों की थाप से बजने वाले इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। 16वां प्रश्न है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसका आशय क्या है? वे कैसे उड़ रहे हैं? तो वे छत पर कूद रहे हैं, वे कल्पना या रोमांच में उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बच्चे क्योंकि पतंग जब उड़ती है तो इतने रोमांचित हो जाते हैं कि वो भी अपने रोमांच में उड़ रहे हैं रंध्रोरोहों के सहारे। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तो पृथ्वी बच्चों के पैरों के पास घूमते हुए आती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, उनकी गतिशीलता के कारण। नेक्स्ट है पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, में कौन सा बिंब है? देखो ये जो कविता है ना, पतंग कविता अपने बिंब विधान के लिए जानी जाती है, ध्यान रखना, इसको जरूर आप याद रखेंगे। और हमने जो हरिवंश राय बच्चन साहब को याद किया है, तो बच्चन साहब ने आत्म परिचय मैंने अपने पर लेकर के और संसार को एक संदेश दिया है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो ये है पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। अब पृथ्वी तेज घूम रही है ना, तो ये चीज हम देख सकते हैं, तो ये दृश्य बिंब हुआ, ठीक है ना, गतिशीलता के कारण ये दृश्य बिंब हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाँ अब हम महत्वपूर्ण प्रत्येक कविता से एक एक सप्रसंग व्याख्या करेंगे, तो टोटल 2 सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। 4 नंबर की आपकी व्याख्या आएगी, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है पूरा कंप्लीटली मैं दिखाने वाला हूं। तो देखो, एक हमने सबसे पहली जो हमारी जो एक पद है ये लिया है आत्म परिचय कविता से, हरिवंश राय बच्चन साहब का। कवि क्या कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। आइए इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो संदर्भ और प्रसंग एक साथ लिख देते हैं। अगर आप एक साथ भी लिखते हो तो फिर आपको ये वाली लाइनें भी लिखनी है और फिर इसकी प्रसंग वाली लाइनों को भी साथ में जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप लिखते तो हो संदर्भ एंड प्रसंग और फिर केवल संदर्भ लिख के छोड़ दो, नहीं तो आंसर कटेगा आपका, नंबर कटेगा आपका। इसलिए सबसे पहले संदर्भ लिखना है और संदर्भ में 2 चीजें लिखी जाती है, मैं हर बार बताता हूं। एक तो उस काव्यांश का या उस पाठ का नाम और एक उसके लेखक या कवि का नाम। तो चूंकि ये काव्यांश है तो हम इस काव्यांश के लेखक कवि का नाम लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन साहब के द्वारा। तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता
छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं, माने नहीं जाते बल्कि हरिवंश राय बच्चन ही हैं। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो फटाफट से, आपको इसे लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या करना है, कवि अपने और संसार के बीच, दोनों के बीच के संबंधों के बारे में बात करता है। तो कवि क्या कहता है, इन पंक्तियों में कवि ने अपने और संसार के बीच के द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। वह संसार की रीतियों से अलग अपनी ही दुनिया में, अपनी प्रेम की दुनिया में मस्त रहने की बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं मस्त रहने की, चलो यहां पे देखते हैं। देखो कवि क्या कहता है, व्याख्या आप करोगे, तीसरा पॉइंट रहेगा आपका व्याख्या का। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को दुनिया के सामने व्यक्त करने के लिए व्याकुल रहता हूं। कवि कहता है ना कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। निज मैंने स्वयं के, उद्गार मैंने भाव, तो मैं अपने हृदय के भावों को संसार के सामने प्रकट करने के लिए क्या रहता हूं, व्याकुल रहता हूं। मैं निज के उपहार लिए फिरता हूं। अगली पंक्ति है, मेरे पास जो प्रेम रूपी उपहार है मैं उसे ही साथ लेकर घूमता रहता हूं। पहली पंक्ति है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, दूसरी पंक्ति है कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। ये मेरे जो भाव हैं, उद्गार हैं, यही मेरा संसार को क्या है, उपहार है। मैं इसी उपहार को साथ में लेकर के घूमता हूं, मैं संसार को देना चाहता हूं। तो कवि क्या कहता है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह संसार मुझे अधूरा, अपूर्ण लगता है। क्यों अधूरा लगता है, क्योंकि इसमें प्रेम की कमी है, इसीलिए यह मुझे पसंद नहीं आता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मैं, आगे क्या कहता है, मैं तो अपनी कल्पना में अपने सपनों का एक अलग ही संसार बसाए हुए हूं, जहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, मस्ती ही मस्ती है। और इसके माध्यम से कवि संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे विशेष, और विशेष में आपको ध्यान देना क्या क्या लिखना है, कम से कम 4 पॉइंट लिखेंगे। पहले भाषा लिखेंगे। इस काव्यांश की भाषा हमेशा लगभग यही लिख दिया करो, किसी भी प्रकार का जो काव्यांश आता है ना उसमें लिखो भाषा सरल सहज है। खड़ी बोली लिखो तो लिखो, नहीं तो कम से कम भाषा सहज और सरल है, बस ये तो लिख ही दीजिए, ठीक है ना। इसमें आप लिख सकते हो खड़ी बोली है, लेकिन कई बार अगर आपको नहीं आता हो किसी का तो क्या करें, तो एक पॉइंट तो बनेगा भाषा सहज और सरल है। दूसरा क्या करना है, अलंकार की बात करते हैं, तो चूंकि इसमें तो आपको अलंकार पता चल जाएगा, जिन जिन पॉइंट्स में आपको अलंकार पता चल जाए वहां एक आधे अलंकार का नाम लिख दो। तो चूंकि यहां क्या करा है कवि कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है, क्योंकि स और स का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और साथ ही साथ स्वप्नों रूपी संसार, तो रूपक अलंकार भी हो गया। शैली कैसी है, आत्मकथात्मक शैली है, मैं शैली है, मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने बारे में बताते हुए, और इसमें श्रृंगार रस, वियोग पक्ष की अनुभूति है। आइए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम दूसरे जो आलोक धनवा साहब की पतंग कविता है, एक उसके पद की भी व्याख्या कर लेते हैं। लिखा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसूद छतों को भी नरम बनाते हुए। आइए सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कविता पतंग से लिया गया है। इसके कवि आलोक धनवा हैं। संदर्भ प्रसंग में लिखेंगे, यहां कवि ने बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं, उनकी कोमलता और उनके असीम उत्साह का बहुत ही सुंदर और गतिशील चित्रण किया है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे व्याख्या। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास यानी रुई जैसी कोमलता और लोच लेकर पैदा होते हैं। वे इतने चंचल होते हैं कि ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं उनके बेचैन पैरों को छूने के लिए घूमती हुई उनके पास आ रही है। जब वे पतंग लूटने के लिए छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं, तो कठोर छतें भी उनके कोमल स्पर्श से नरम महसूस होने लगती है, यानी उन्हें चोट लगने की परवाह नहीं होती है। और विशेष में आपको लिखना है बिंब। ध्यान देना, पतंग कविता में बिंब विधान पर विशेष जोर दिया गया है, तो बिंब पर आप जोर देंगे, लिखेंगे बिंब। इसमें दृश्य बिंब का और स्पर्शीय बिंब का जो है वो शानदार प्रयोग हुआ है। मानवीकरण, पृथ्वी घूमती हुई आती है, मानवीकरण अलंकार है। प्रतीक, कपास यहाँ कोमलता और चोट सहने की क्षमता का प्रतीक है। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट जो है वो लिख दिए हैं।
अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी साथ में कर लेते हैं ताकि हमारी कंप्लीट ओवरऑल तैयारी हो जाए, क्योंकि जब हमने चैप्टर शुरू हैं किए हैं तो उसमें एमसीक्यूज भी हम कवर कर रहे हैं, उसमें सप्रसंग व्याख्या भी कवर कर रहे हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी कवर कर रहे हैं। और आपसे निवेदन रहेगा, आप इस वीडियो को हाइप करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हर रोज की हमारी ये क्लास आती है, आप इसे जरूर ज्वाइन करिए। देखो प्रश्न क्या है यहाँ पे, पहला प्रश्न है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। अब देखो और शब्द 3 बार आ गया यहाँ पे, तो अब हमें अलग अलग इसकी जो विशेषता है वो बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर और शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है और हर बार इसका अलग अर्थ जो है वो अलग है, इसलिए यहाँ पे अलंकार जो है वो यमक अलंकार हुआ है। पहला जो और आया इसका अर्थ है मैं दूसरों से भिन्न यानी अलग हूं, मैं और जग और। दूसरा जो और आया है यह संसार भी मुझसे अलग प्रकृति का है। और तीसरा जो और आया है दोनों को जोड़ने वाला योजक एंड है। कवि कहना चाहते हैं कि मेरी और इस संसार की प्रकृति में कोई मेल नहीं है। तो इस तरीके से आपको बेस्ट तरीके से इसको तीनों शब्दों को अलग अलग बताना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए हमने इसको शामिल किया। ध्यान रखना, आप इसे स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो बता रहा हूं गांठ बांध लीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में यूं ही छपने वाले हैं। आप इसे हल्के में लोगे तो नुकसान में रहोगे, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह से आप इन प्रश्नों को याद कर लें। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में चिड़ियों की चंचलता का क्या कारण है। उत्तर लिखोगे कि चिड़ियों को ध्यान आता है कि उनके बच्चे घोंसले से झांक रहे होंगे और भोजन और सुरक्षा के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बच्चों की यही चिंता वात्सल्य भाव उनके पंखों में चंचलता और उड़ान में तेजी भर देता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है पतंग कविता से। पतंग कविता में सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद में प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है कि भादो महीना जो है ना, क्योंकि भाद्रपद महीना बारिश का मौसम होता है और उसके बाद फिर एक नई सुहानी शरद ऋतु का आगमन होता है, तो भादो महीना जो है ये अंधेरे वाला महीना माना जाता है। इसके जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ। सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल और चमकीला हो गया, मौसम साफ हो गया, धूप खिल गई और आकाश मुलायम हो गया ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आत्म परिचय कविता की मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है बच्चों कि आत्म परिचय कविता से रिलेटेड चाहे कैसा भी प्रश्न आवे उसमें आप इसको फिट कर सकते हो। और ये प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न, क्योंकि प्रत्येक कविता का मूल भाव पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद करिए। तो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय का मूल भाव यह है कि दुनिया को जानना आसान है लेकिन स्वयं को जानना, आत्म परिचय कवि नाम ही कविता कह दिया है, बहुत कठिन है। कवि का समाज से संबंध प्रीति कलह प्रेम और संघर्ष का है। वह दुनिया की रीतियों को नहीं मानते लेकिन दुनिया से कटकर भी नहीं रह सकते। वह सुख दुख निंदा स्तुति दोनों में समभाव रखते हैं और मस्ती का संदेश देते हैं, जैसा भी हो जीवन को प्यार से जियो। ओके, यही मूल भाव है, यही मूल बात है इस कविता की। हम भी तो देखते हैं ना कि हमारे सबसे अच्छे रिश्ते नहीं रह सकते, हमारे सबसे बुरे रिश्ते भी नहीं रह सकते। किसी के साथ अच्छे संबंध होते हैं तो किसी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव भी होता है। तो इसीलिए कवि कहता है कि ये संसार प्रीति, कवि का संसार के साथ प्रीति कलह का संबंध है। और साथ ही साथ कवि क्या कहता है कि हम पूरी तरह से समाज से कटकर भी नहीं रह सकते, हमें समाज के साथ तो रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सबके साथ मस्ती से रहिए, इस संसार में जो है वो मस्ती का संदेश देते हुए फिरिए। अगला क्वेश्चन है कि पतंग कविता के आधार पर बच्चों के रोमांचित शरीर और उनके साहस का वर्णन कीजिए। तो चलिए करते हैं। आलोक धनवा ने दिखाया है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे अपनी ही धुन में होते हैं। पहले तो है साहस कि वे छतों के खतरनाक किनारों तक दौड़ते हैं, वहां उन्हें उनका रोमांचित शरीर ही गिरने से बचाता है। उत्साह, गिरने के बाद अगर वे बच जाते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है और वे और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने नई सुबह में फिर से पतंग उड़ाने आ जाते हैं। यह कविता बच्चों की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा और निडरता को दर्शाती है। तो इस तरीके से देखो हमने ये प्रश्न जो है वो कंप्लीटली किए हैं। ये हमारा
जो बुक का पहला भाग था और इसी तरीके से हम इस सिलेबस को कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।